राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट की लगातार हो रही मौत मामले को लेकर के सवाल ये कि आखिर कोटा में सुसाइड क्यों नहीं रुक रहे हैं। दरअसल कोटा में नीट की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फिलहाल छात्र की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार कोटा में हो रही मौत को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक तरफ तो कोटा से छात्रों की संख्या कम हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी छात्र हैं जो कोटा में एडमिशन के बाद यहां पर पढ़ना नहीं चाहते। यानी एजुकेशन सिटी कोटा में क्या कुछ ठीक नहीं है या कोई और दूसरा कारण है? इसके पीछे बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, बहुत सारे तथ्य भी हैं और कहा यह भी जाता है कि कोचिंग सिटी कोटा के अंदर बहुत स्थितियां वहां पर ठीक नहीं चल रही हैं। कई बच्चे पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर अब जाकर के अपनी पढ़ाई करने की शुरुआत कर चुके हैं और साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनका कोटा में आने का मन नहीं है। इसके पीछे के कारण क्या है और लगातार हो रही मौत को लेकर के सवाल कई उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के, क्योंकि बिहार का छात्र जो कि नीट की तैयारी कर रहा था, कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कैसे उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई, क्या उसके पीछे के तथ्य हैं, इस पर परिवार के लोग और उसके छात्रों के साथी का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। एक कल 10 बजे के लगभग सूचना आई थी कि एक लड़का 16-17 साल का है, जिसकी तबीयत ख़राब होने से मैत्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। दौरान इलाज ख़त्म हो गया, परिजनों को सूचित किया था। परिजन आज आ गए यहाँ पोस्टमार्टम। यहाँ पे पोस्टमार्टम में करवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी समझाइश करी कि बिना पोस्टमार्टम के मौत का कारण पता नहीं पड़ेगा कि भाई इसकी मौत कैसे हुई। समझाइश करने के बाद परिजन मान गए। पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम होकर इनकी बॉडी सुपुर्द कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट पे आगे जांच कर रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई। और इस मामले के अंदर क्योंकि संदिग्ध मौत का मामला बताया जा रहा है, इसके पीछे कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कोटा में लगातार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। भाई सुसाइड के मामले तो सामने आते ही रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लगातार कोटा चर्चा में बना हुआ है? कोटा से क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? कोटा के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां पर भी छात्रों की संख्या पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। अब बच्चे वहां पर एडमिशन कम ले रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी क्या है? क्या लोगों के अंदर डर का माहौल बन चुका है? और एजुकेशन सिटी के तौर पर पहचान बनाने के बाद कोटा के अंदर क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत इस वक्त दिखाई दे रही है? इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कोटा से शाकिर अली और सीकर से, क्योंकि दूसरा एक बड़ा एजुकेशन हब के तौर पर जो जगह पहचानी जा रही है राजस्थान के अंदर वो सीकर है। जगदेव पवार वहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ शिक्षाविद सुनील नैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में शाकिर, सबसे पहले इस मामले को लेकर, हालांकि ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध नजर आता है, इस मौत को लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं। हालांकि पोस्टमार्टम ना कराने को लेकर के भी परिवार की तरफ से कहा गया, हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद वो इस पर तैयार हुए हैं। इस मामले के अंदर अभी तक अपडेट क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम क्योंकि हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि मौत के कारण क्या रहे। परिवारजनों ने भी कोई इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं, तो जाहिर तौर पर जो है किस तरह की कारण जो है वो सामने आते हैं ये देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोटा में लगातार क्योंकि इस तरह के मामले सामने आते हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और ऐसे में यहाँ पर जो है कई सारे बच्चे जो है जरा सा भी जो है उनको डर महसूस होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में वो पास नहीं हो सकेंगे, इस रेस में वो जीत नहीं सकेंगे, तो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। हालांकि फिलहाल जो है हम बात करें कोटा में बच्चों की, तो फिलहाल जो है बच्चों की संख्या में कमी ज़रूर आई है, क्योंकि इसके पीछे के बड़े कारण कई सारे माने जा रहे हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो है दूसरे प्रांतों में भी जो है अपने कोचिंग संस्थान खोल दिए हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जो प्रांत हैं वहाँ के बच्चे वहीं रुक गए। कोटा में 2 से 2.5 लाख बच्चे हर साल जो है कोचिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस साल ये आंकड़ा जो है 1 लाख के अंदर सिमट कर रह गया है। तो चिंता की बात ये जरूर है कि कोटा में जो, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कोटा में लोगों ने किया है, एक पूरा का पूरा इलाका जो है कोरल पार्क इलाका जो है 12 रोड का, जहाँ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है, बड़े बड़े हॉस्टल्स बनाए हैं, वो वीरान पड़े हैं, वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। बात जरूर सामने आती है कि आखिर कोटा में से बच्चे जो है कोटा से रुख क्यों बच्चों का मुड़ रहा है, तो इसमें बड़ा
कारण भी अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसमें बड़ा कारण ये भी आता है कि कोटा में महंगी पढ़ाई और महंगे हॉस्टल भी एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा लगातार स्टूडेंट सुसाइड के मामले जो हो रहे थे, उसको लेकर भी कई सारे अभिभावकों में चिंता की बात है, तो वो अपने बच्चों को अब यहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। वो अपने स्टेट में या अपने शहर में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला गया है तो वहीं पर जो है उसका एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि कई सारी चुनौतियाँ होती है और कोटा प्रतियोगी परीक्षा जो है मेडिकल और आईआईटी की, उसमें जो है सीटों की संख्या बहुत कम होती है और तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है प्रतियोगियों की। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम के साथ साथ ये महंगी पढ़ाई और तमाम जो दूसरे कारण हैं, वो सभी कारण हैं जो कोटा में इन दिनों चुनौती बन रहे हैं, और कोटा में बच्चों की तादाद में जो कमी आई है उसका बड़ा कारण यही है। जी बिल्कुल, और ये बड़ा कारण माना जा सकता है। मैं जरा सीकर से हमारे संवाददाता जगदेव पवार भी हमारे साथ हैं। जगदेव, सीकर के अंदर दूसरा एक बड़े हब के तौर पर, एजुकेशन हब के तौर पर सीकर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने हाल ही में रैंकिंग भी देखी, उसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जो है सीकर के छात्रों ने करके भी दिखाया। क्या अभी तक, क्योंकि अगर कोटा के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो वहां से शिफ्टिंग क्या सीकर की तरफ हो रही है? जी निश्चित शुभेंदु जी, आपको बताना चाहूंगा कोटा के बाद में अब सीकर जो है एजुकेशन सिटी के रूप में उभरता जा रहा है, और यहाँ पे पिछले साल की बजाय इस बार काफी अच्छी संख्या में जो है नए छात्रों ने यहाँ एडमिशन लिया है, और नीट और आईआईटी सहित अन्य जो कोचिंग स्पर्धाएं हैं उनमें जो है इन्होंने एडमिशन लेकर के सीकर में रहना शुरू किया, जिसके चलते यहाँ भी जो है छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जो है एक चिंता का विषय यह है कि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं जो आत्महत्या की हुई थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कई छात्रों ने जो आत्महत्या की थी, वो एक जरूर सीकर के लिए चिंता का विषय है। जी ठीक है, मैं इसमें जरा सुनील नैन जी को जोड़ लेता हूँ। सुनील जी, एक चीज़ बताइए, हम जो ये चीज़ें देख रहे हैं इस सबके पीछे का एक बड़ा कारण है लोगों के, अभिभावकों के मन का डर। वो डर इसलिए कि लगातार, चाहे कोटा की बात कर लीजिए, अब जो नया एजुकेशन हब बन रहा है सीकर, वहाँ पर भी इससे पहले कुछ इंसिडेंट सामने आए थे, वहाँ पर छात्रों की सुसाइड के मामले थे। ये बड़ी चिंता का कारण है, और शायद एक यही आधार हो कि वहाँ पर इस बार बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम रही है, खास करके कोटा के अंदर। जी देखिए, शुभेंदु जी, कोटा में जो बच्चे अभी कम आए हैं उसका रीजन मेन सुसाइड नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो कोटा की कोचिंग्स है वो सारे अब हर सिटी में अवेलेबल है। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह सभी कोचिंग्स ने अपने सेंटर डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ आजकल ऑनलाइन भी एजुकेशन अवेलेबल है। जैसे मैं कोटा में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे पास 30% से ज्यादा बच्चा जो है ऑनलाइन में वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र का है। जब मैं बच्चे को अपने घर पे अवेलेबल हूँ, सस्ते में अवेलेबल हूँ, तो उसको कोटा आने की क्या जरूरत है। एक कारण ये भी है, ना कि ओनली सुसाइड है। हाँ, थोड़ा सा सुसाइड का के कारण नेगेटिविटी हो सकती है, और सुसाइड पे मेरा ये मानना है, सुसाइड एक समस्या है ना कि मुद्दा। हम लोग इसको हमेशा मुद्दा बनाते हैं, हमेशा ये दिखा जाता है कि कोटा में सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे कोटा में नहीं जा रहे, या कोटा सुसाइड सिटी बन गया है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 26 अप्रैल 2024 की न्यूज है, 11 बच्चों ने सुसाइड किया था तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एग्जाम प्रेशर के चलते। 6 जून 2024 की न्यूज है, 23 बच्चों ने आईआईटीज में सुसाइड किया है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, आरटीआई के थ्रू पता चला है। और इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनमें से 6 बच्चे दिल्ली के हैं। और आईआईटी का बच्चा जब सुसाइड कर रहा है, जो हमारे देश के सबसे बड़े संस्थान है, वहां पे बच्चा सुसाइड कर रहा है, तो ओनली कोटा को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इसके बात साथ वाजिब अगर है, और हम लेकिन देखें- सुनील जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि ऑफलाइन क्लासेस या जितने भी कोचिंग सेंटर में जाकर के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे कोटा का हो या देश के किसी दूसरे हिस्से का हो, तेलंगाना का हो, अगर सुसाइड हो रहे हैं तो ये व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल है। वो सवाल है कि कोचिंग सिटी के, कोचिंग सेंटर्स के अंदर क्यों बच्चों के ऊपर, क्या वाकई में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है? वो क्या प्रेशर को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? जी, डेटा जो मैंने आपको बताया है ये तेलंगाना और एमपी स्टेट का है, ना कि कोटा का। और जो 23 बच्चों ने सुसाइड किया है पिछले 5 सालों में, ये आईआईटीज में किया है, ना कि कोटा में किया है। और इसके अलावा इसी न्यूज में एक डेटा और है, 15 से 29 साल का जो युवा सुसाइड करता है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा रेशो भारत का है। और इसमें भी 1 लाख में से 25.5 बच्चा या युवा सुसाइड कर रहा है। और उस न्यूज में बताया गया कि आईआईटी, आईएम और मेडिकल इंस्टीट्यूट के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। साथ में अगर आप देखें, आपके एनडीटीवी का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था,
सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इंटेंस कंपटीशन और पेरेंट्स का प्रेशर मेजर रीजन है सुसाइड का। सबने बोला कि इन कोचिंग को बंद कराओ, तो इस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों की हालत हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुसाइड हमें ओनली कोटा को नहीं नहीं, दिखाना चाहिए, ये मैं पूरे वही देश का आपसे, मुद्दा मेरा है। सवाल भी यही था कि हम बात सिर्फ कोटा की नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि भाई जी। किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो ये गंभीर विषय तो माना जाएगा ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, जी। कारण क्या है? भाई आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का एक बिल्कुल, प्रेशर बिल्कुल। होता है, वो उस रेस के अंदर दौड़ नहीं पाता है, तो हमने बार लगा दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एडमिशन नहीं देंगे किसी भी कोचिंग के अंदर। तो ये जो तैयारियां हैं, क्या ये मुकम्मल है या इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है? जी, मुझे लगता है कि अगर आप जो सुसाइड कर रहा है, पहले आपको उसका पता करना चाहिए कि वो कितनी एज का बच्चा है। जो सुसाइड करने वाला बच्चा अगर 17, 18, 19 साल का है, तो 16 साल वाले को रोकना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। पहले इस पे डेटा एनालिसिस पूरा होना चाहिए और फिर लोग बुलाए जाएं एजुकेशन से, या जो साइकोलॉजिस्ट है या सरकार के जो बड़े लोग हैं उनको बिठा करके कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सुसाइड जो बच्चा कर रहा है उसमें बच्चे का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, कोचिंग्स का भी रोल है, समाज का भी रोल है। हम सबका रोल है। जब हम लोग इस पे आकर के डिस्कस करेंगे तभी कुछ सुझाव सामने आएंगे। जैसे मैंने ये माना है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुसाइड हुआ, आपने वहां पे साइकोलॉजिस्ट बिठा दिए, साइकियाट्रिस्ट आपने बिठा दिए, इससे सुसाइड नहीं घटेगा। क्योंकि जो बच्चा सुसाइड कर रहा है वो इन चीजों से डर रहा है। बच्चा खुद ना तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहता, ना ही किसी वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहता। वो इसमें शर्मिंदगी महसूस करता है, और जब वो शर्मिंदगी महसूस करता है तो वो समाज से भागता है और फिर वो सुसाइड उसको एक रास्ता दिखाई देता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए टीचर्स को ही आप साइकोलॉजिस्ट बनाएं, ठीक यानी है। टीचर्स की ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ। टीचर ही बच्चे का असली दर्द पता कर सकता है कि पढ़ाई का प्रेशर है या किस इसका कोई और फैमिली प्रेशर है या बच्चे का कोई रिलेशनशिप का प्रेशर है। नहीं, इस लेकिन टाइप की लेकिन जो किसी प्रेशर है वो इंस्टीट्यूट के टीचर के अंदर साथ शेयर किसी करें। इंस्टीट्यूट के अंदर जब बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है तो क्या हर एक बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व करना, उसकी गतिविधि कैसी है, वो क्या बिहेव कर रहा है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना क्या बहुत बारीक काम हो जाता है और क्या ये संभव होगा? मैं इस सवाल के साथ वापस लौटता हूँ आपके पास सुनील जी, लेकिन एक चीज़ मैं जरा शाकिर के पास जरा जाऊँ। शाकिर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमने देखा कोटा के अंदर और इससे पहले भी प्रशासनिक स्तर पर कई सुधार करने की कोशिश की गई, एंटी हैंगिंग डिवाइस वहाँ पर लगाए गए। हम जो सुसाइड के मामले रोकने के लिए जो प्रशासन स्तर पर जो काम कर रहे हैं, एक दिशा में जो काम हो रहा है, क्या वो उतना काफ़ी है या हम असल में जड़ में नहीं जा रहे हैं? हम सिर्फ रोकने के लिए हमने एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा दी वहाँ पर, कुछ और काम कर दिए, है ना? लेकिन बच्चों की जड़ क्या है? जैसा बता रहे हैं सुनील जी भी कि भाई बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, वो सामाजिक रूप से कट जाता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, अगर वो बताएगा तो उसको लगे वो शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये असल जड़ है। ट्रेनिंग करवाई गई है, कई सारे हज़ारों जो एम्प्लॉई हैं उनको गेट कीपर की ट्रेनिंग करवाई गई है। इस ट्रेनिंग के जरिए जो है उनको बताया गया है कि जो डिप्रेशन का शिकार बच्चा है उसकी पहचान कैसे करी जाए, और जैसे ही उसकी पहचान हो जाए तो उसकी तुरंत काउंसलिंग करवाई जाए। पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है 25 बच्चों पर जो है बीट कांस्टेबल से निगरानी रखने का काम कर रही है। 25 बच्चों की निगरानी जो है बीट कांस्टेबल करें, उन बच्चों पर नज़र रखें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में नज़र आता है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं। डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, कोटा में कितने बच्चे रहते हैं, उनके साथ अभिभावक कौन रह रहे हैं, उन सभी के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सभी जो है वो भी जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर वजह क्या है और वजह साफ क्यों नहीं हो पा रही है, कि आखिर बड़ी वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह जो है इसमें अभिभावकों का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिभावकों का और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको जो है कहीं ना कहीं जो है वो कम नज़र आता है। ये भी एक बड़ा कारण है। अगर अभिभावक लगातार अपने बच्चे के संपर्क में रहते हैं तो बच्चा जो है उनसे लगातार बातचीत करता रहता है। कई बार इस तरह के भी मामले सामने आते हैं कि बच्चे और अभिभावकों के बीच में कई दिनों तक बातचीत भी नहीं हो पाती। ऐसे में जो बच्चा है वो गलत संगति में भी चला जाता है। इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। लेकिन जो उम्मीदों का बोझ लेकर के आता है, अभिभावकों की जो उम्मीदें होती है, और जब वो यहाँ पर उसको लगता है कि उस रेस में वो निकल नहीं पाएगा तो थोड़ा सा उसमें डर सा बैठ जाता है और अभिभावक
जो है उसके इस डर को समझ नहीं पाते, उसकी इस दहशत को नहीं समझ पाते कि बच्चा जो भेजा है बच्चे को कोटा में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बीच में बच्चे से बातचीत करना और उसको पॉजिटिव माहौल देना अभिभावकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अभिभावकों की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जिस स्टेट से, जिस ज़िले से भी बच्चा कोटा आ नहीं रहा शाकिर, है या लेकिन एक दूसरे चीज़ तो ज़िलों ये में भी जा है रहा ना है कि भाई पढ़ने के लिए, तो बच्चा उस अपने ज़िले पेरेंट्स में से ही बात तो पहले करता ही अभिभावकों है। की काउंसलिंग की जाए कि बच्चे को जब भेज रहे हैं तो उसको विकल्प भी साथ में रखने का ऑप्शन दिया जाए कि अगर हाँ। उसका मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो उसको तीसरे विकल्प की ओर जाना चाहिए। गेट नंबर 2 जो है वो भी उसके लिए खुला हुआ होना चाहिए, ऑप्शंस उसके पास होने चाहिए। इस तरह की काउंसलिंग अभिभावकों की भी की जानी चाहिए। कोटा की जहाँ तक बात है, कोटा में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे जो है वो टॉपर्स निकलते हैं, कुछ बच्चे जो है रेस में पिछड़ जाते हैं, कुछ बच्चे रिपीट करते हैं। ये तमाम चीज़ें होती है और इस बीच में जो है इस तरह की आत्मघाती कदम उठाने की घटनाएं भी सामने आती है। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अभिभावकों के लिए भी, कोचिंग संस्थाओं के लिए भी। और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की भी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत माइक्रो लेवल पर होनी चाहिए, तब जाकर के विराम लगने जैसी स्थिति आएगी। वरना इस तरह के जो मामले हैं ये लगातार होते रहेंगे और इनके कारणों के पीछे जो है इस तरह की डिबेट या इस तरह से हम चर्चा भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें अभिभावकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। कोचिंग संस्थानों के साथ साथ जब अभिभावक अपने बच्चे को भेजते हैं, यहाँ पर किसी गांव से कोई बच्चा आता है, वो गांव का टॉपर होता है, उस ज़िले का टॉपर होता है, लेकिन जब वो कोटा आता है तो यहाँ पर उसको टॉपरों की फौज सामने मिलती है। तो जब उसको लगता है कि मैं यहाँ पर इस रेस में दौड़ नहीं पाऊँगा या कामयाब नहीं हो पाऊँगा, तो वो वहीं से डिप्रेस होने लगता है। यही वक्त होता है उस बच्चे को मोटिवेट करने का, अभिभावकों का भी और जो यहाँ पर कोचिंग संस्थान है ठीक है। उनका भी। यहीं पर से जो है वो गैप शुरू होता है और वो गैप बढ़ता चला जाता है और फिर उसके जो है निराशाजनक परिणाम कई बार सामने आते हैं। तो काउंसलिंग जो है अभिभावकों की भी ज़रूरी है, कोचिंग संस्थानों की ओर से भी काउंसलर जो है वो पर्याप्त होने चाहिए। एक दाखिला देते वक्त भी जो है बच्चे की काउंसलिंग होना चाहिए, उसकी परसेंटेज देखी जानी चाहिए कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लायक भी है नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इन पर जो है काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी तरह से विराम लगेगा। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है। जिला कलेक्टर हर हफ्ते जो है बच्चों के बीच जाकर के डिनर करते हैं, उनके मुश्किल सवालात के जवाब देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। शहर की जो एसपी है वो भी अपने स्तर पर जो है तमाम चीज़ें कर रही हैं। बच्चों के लिए कई सारी हेल्पलाइन शुरू की गई है, कई सारे अब एक ऐप भी शुरू किया गया है। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो बच्चा उस ऐप पर संपर्क करे। हाँ। कुछ ही चंद तो मिनटों में ये पुलिस कारगर के जो कदम जवान होने हैं, वो चाहिए उनकी और सहायता इनका के लिए इनका हाजिर हो जाएंगे। इम्प्रेशन छात्रों से फीडबैक लेने के बाद तय भी करना चाहिए कि भाई छात्रों को अगर अगर ये सारी चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं तो उनका इस पर अनुभव क्या है। मैं जरा जगदेव पवार के पास भी चलता हूँ। जगदेव, क्योंकि बहुत सारा कुछ देखिए लूप होल तो थे कोटा के अंदर और तभी ऐसे मामले सामने आए। सीकर में अगर ये नए एजुकेशन हब के तौर पर इस जगह को डेवलप किया जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कोटा से सीखनी भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार लाने के लिए आपको सीकर को डेवलप करना होगा। जी निश्चित शुभेंदु, जो है कोटा से सीकर को सबक लेने की बहुत ही आवश्यकता है और ये जरूरी भी है। जिस तरह की जहां कोटा में घटनाएं हुई थी उस तरह की घटनाएं यहाँ सीकर में न हो, इस पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक है उनको और परिजनों को भी इस पर विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। और आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों जो लगातार जो सीकर में भी घटनाएं हुई थी उसके बाद में यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी जो है बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था, जहाँ पे जो है कोई किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह की भी मानसिक तनाव हो या अन्य कोई समस्या हो तो उसके लिए वो बच्चा स्थानीय जो प्रशासन का बनाया हुआ कंट्रोल रूम है वहाँ पर वो है संपर्क कर सकता है और अपनी समस्या के निदान के लिए जो है संपर्क करे। इसके साथ ही जो है एक डॉक्टर की भी जो है नियुक्ति की गई थी जो बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग कर उसके मानसिक तनाव को भी लगातार अच्छा, एक चीज और बताइए जा जगदेव सके। कि हमने देखिए दिल्ली के अंदर देखा इतना बड़ा हादसा हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब कई जगहों पर हालांकि जयपुर के अंदर भी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी जो बेसमेंट में चल रहे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी हैं, उनकी कई कमियां सामने आई थी। बच्चों का क्या कहना है? कोटा को लेकर के तो अलग परेशानी है कि भाई वहाँ पर जो पढ़ाई है वो थोड़ी महंगी है, वहाँ पर रूम मिलना थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो ये एक अलग तरीके की चुनौती है। सीकर के अंदर छात्रों का कोचिंग सेंटर में जाना और वहाँ पर क्या क्या परेशानियां बताना, क्या क्या वो कहते हैं इस बारे में?
जी, आपको बताना चाहूंगा कोटा की बनिस्पत जो है सीकर सस्ता इलाका माना जाता है। यहाँ पे जो एजुकेशन ग्रहण करने जो छात्र आते हैं वो कम कीमत पर यहाँ अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार जो है छात्राओं की संख्या सीकर में बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो अधिकतर जो इलाका है वो शहर के नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर स्थित है। लेकिन आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में मानसून का समय चलता है उस समय पे वहां पे जो जल भराव की समस्या जो है छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसके चलते ही जो पिछले मानसून में भी एक छात्र की जो सीवरेज का गड्ढा था उसमें गिरने से मौत हुई थी। इसके बाद अभी कुछ 2 दिन पहले ही जो मानसून की अच्छी बारिश हुई थी उसमें करीब नवलगढ़ रोड पे 2 से 3 फीट तक जो जल भराव हो गया था, जिसके चलते जो है छात्रों को आने जाने में भी ठीक है। काफी परेशानी हुई। जी मैं हमारे साथ सुनील जी भी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, एक चीज़, हम दिल्ली की घटना जो हुई उससे हमें सबक लेना चाहिए, और राजस्थान की सरकार ने, प्रशासन ने बहुत इस पे तत्परता दिखाते हुए अलग अलग जगहों पर जाकर के छापेमारी भी की। कई जगहों पर कमियां निकल करके आई, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। हालांकि उसके बावजूद भी 3 बच्चों की उसमें मौत हो जाती है एक हादसे के अंदर। ये बेहद दुखद है। लेकिन अब हमें और क्या क्या, क्योंकि बच्चों की शिकायतें बहुत सारी हैं। अगर आप छात्रों से बात करेंगे, छात्रों का कहना होता है कि सर देखिए, यहाँ पर जो 5,000 रुपये का किराया है वो हमसे 10,000 रुपये वसूल लिया जाता है। खाने पीने का सिस्टम बड़ा महंगा हो जाता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छात्रों की बड़ी परेशानी आती हैं। और ख़ास करके कोटा के अंदर, क्योंकि एक बड़ी एजुकेशन हब के तौर पर भी था, पहले से डेवलप था, और वहाँ पर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो क्या इन चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए? बच्चों की उन परेशानियों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जो स्ट्रेंथ हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि कोटा के अंदर स्ट्रेंथ कम हुई, क्यों हुई, उसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं। उसमें से एक ये भी हो सकता है। जी देखिए, जैसा आपने बताया कि राजस्थान प्रशासन ने लगातार इस पे एक्शन लिया है, और जब से दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बाद कोटा में भी कई जगह पे जांच की गई है कि कहीं ऐसी समस्या तो नहीं है जो दिल्ली में हुआ हो कहीं कोटा में तो ना हो जाए। लेकिन हम अभी तक ऐसा ऐसा कोई देखने को कोटा में तो नहीं मिला है। और अच्छी बात यह है कि कोटा में प्रशासन लगातार हर साल 1 या 2 बार कोचिंग्स में, लाइब्रेरी में विजिट भी करते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे फायर सेफ्टी वगैरह है या नहीं है। तो इसमें मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि एक दूसरे की गलती से सीखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो घटना हुई है वो कोटा या सीकर में ना हो, और किसी बच्चे का ऐसा नुकसान ना हो, तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इवन हॉस्टल वालों को, या कोई लाइब्रेरी ओनर है, सबको साथ देना चाहिए प्रशासन का, और जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और आगे के लिए भी नए रूल रेगुलेशन बनाए जाए, खास करके जैसा आपने बोला कि जो किराया बढ़ गया है, एक ये भी मेन कारण रहा है बच्चों के कोटा में घटने का, क्योंकि कोटा में पढ़ाई करना बहुत महंगा हो गया है। आप देखेंगे 10,000 से नीचे कोई रूम नहीं है, तो इसमें इससे बच्चे बड़े परेशान हैं। तो बच्चा सोचता है कि 10,000 में कोचिंग फीस से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा खर्चा उसको रहने के लिए और खाने के लिए देना पड़ता है। तो इससे बच के भी बच्चा अपने घर पे, अपने आसपास के शहर में अगर कोई छोटा कोचिंग है या कोटा का ही कोचिंग है उसमें पढ़ाई कर रहा है या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो इस पे भी लगाम लगाना जरूरी है कि एक रूल बनाए जाए कि आपकी ये फैसिलिटी है और इसमें इस लेवल का आप रेंट ले सकते हैं। दूसरा, एक बात और आपने मेरे से पहले पूछी थी कि एक एक कोचिंग में या एक एक क्लासेस में 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, तो इस पे रोक लगनी चाहिए क्या? देखो, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बेरोजगारी और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने के चलते हम एकदम कल क्लास में 40-50 बच्चे पढ़ाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे मेरा ये मानना है बीइंग ए टीचर कि बच्चा सबसे ज्यादा सुनता है बच्चे की, फिर टीचर की, और तीसरा नंबर आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स की बात बच्चा नहीं सुनना चाहता, ये सच है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो बच्चा जब बच्चे की सुनता है तो हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जिनका हेल्थ, जो लाइफस्टाइल अच्छा है, हेल्दी है, उन बच्चों को हम प्रेज करें, और दूसरों को उनसे इंस्पायर करने के लिए उनको भी मोटिवेट करें। जैसे बच्चों के लिए हम लोग क्लासेस का जो टाइम है वो सनराइज के लगभग 1 घंटे के बाद होना चाहिए, सनसेट से 1 घंटे पहले क्लास बंद हो जानी चाहिए। बच्चे अपना मॉर्निंग रूटीन बनाएं, योगा, मेडिटेशन, हेल्थ एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स। अगर कोचिंग और हॉस्टल्स अच्छा, बच्चों के एक करवाते एक हैं तो बड़ा कॉमन इससे सा सवाल उनकी है, हेल्थ मैं को इसमें काफी सुनील जी, बेनिफिट मैं माफ़ी के साथ रोक करके आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हर पेरेंट के मन में एक सवाल होता है कि उनका बच्चा जो है वो IAS IPS बड़ा अधिकारी बन जाए।
अब इसके लिए चाहे डॉक्टर बने, चाहे वो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करे, है ना। तो ये जो रेस है ये यहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी कोई सलाह आप देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे भी मिलते होंगे पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा है, हम ये इसके इतने % नंबर हैं और ये बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या ये करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स देखिए, मुझे लगता है कि काउंसलिंग पेरेंट्स की ज्यादा जरूरी है। बच्चे की काउंसलिंग करने से या बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने से ज्यादा अच्छा है कि पेरेंट्स की टाइम टू टाइम ठीक है। काउंसलिंग की जाए। उनको बताया जाए कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम है, साइंस मेडिकल आईआईटी स्ट्रीम की बजाय आप उसको दूसरे साइड जैसे ऑप्शन विकल्प के बारे आर्ट्स में है सभी या को पता होना अदर चाहिए कि अगर आपका बच्चा अगर मेडिकल में जा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसके अलावा आपके सामने आपके बच्चे के लिए विकल्प कौन कौन से हैं। तो इस चीज़ की काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए और बच्चे को भी समझ में आए, और ये भी समझ में आए कि ये आखिरी विकल्प नहीं है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, अगर आपको निराशा मिली है या आप पेपर क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है ना। ये समझाना भी बड़ा ज़रूरी है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े, जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर बात बच्चों की है, और बच्चों को सहेज करके रखना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी कोशिश भी आई थी इस कार्यक्रम के जरिए कि हम न सिर्फ बच्चों को अवेयर कर पाएं, बल्कि पेरेंट्स को भी वो जानकारी दे पाएं कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दें। विकल्प के तौर पर बहुत सारे रास्ते हैं जो कि खुले होते हैं, उन पर भी आपको विचार करना चाहिए। यार, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।